अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to continue our discussion regarding chapter number 12, that is accounting for partnership. In the previous lecture or in the previous video we discussed till the topic that was organizing a partnership. I am going to repeat that particular topic. Organizing a partnership means what will happen when the partnership business will be formed. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि तमाम लोग कैश ही इन्वेस्ट करें. कुछ हो सकता है कि कोई अपना कुछ और एसेट्स लेके आए. एक पार्टनर कहे कि आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट द बिल्डिंग विद इन द कंपनी. कोई कहे जी मैं अपनी क्या कहते हैं व्हीकल्स कंट्रीब्यूट करता हूँ. कोई कहता है कि जी सर मैं लैंड आपको कंट्रीब्यूट करता हूँ. कोई कहता है मैं फ़र्नीचर कंट्रीब्यूट करता हूँ. किसी से हम कहते हैं कि सर आप पार्टनर बन जाएं, वो कहता है कि ठीक है मैंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़र्नीचर कंट्रीब्यूट करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि ये फ़र्नीचर है 1,00,000 रुपए का और मैंने ये फ़र्नीचर परचेज़ किया था बाय बोरिंग सर्टन अमाउंट. तो जो बोरिंग अमाउंट है वो 30,000 है. मतलब आई हैव अ लाइबिलिटी ऑफ 30,000. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बिज़नेस में कंट्रीब्यूट करूं, बिज़नेस का पार्ट बनूं, तो ठीक है 1,00,000 का फर्नीचर तो मैं दे रहा हूं, लेकिन साथ साथ इसकी लाइबिलिटी भी लानी पड़ेगी. तो कंपनी की लाइबिलिटी 30,000 से बढ़ जाएगी. मेरा जो टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप कंसीडर करें वो कितने का कंसीडर करें, 70,000 का. क्यों? क्योंकि जो कैपिटल मैं आपको दे रहा हूँ 1,00,000 का, इस 1,00,000 के कैपिटल में से 30,000 की लाइबिलिटी, अब बाकी रह गया 70,000. तो कैपिटल मेरा कितना बच गया, 70,000. मैंने एसेट आपको दिया 1,00,000 का, जिसमें से जो 30,000 है वो मेरी लाइबिलिटी है. अगर 1,00,000 के अंदर से 30,000 माइनस कर दें तो मेरी टोटल कैपिटल 70,000 का है. तो इस तरह की कंट्रीब्यूशन होती हैं पार्टनर्स की तरफ से. ठीक है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑल द पार्टनर्स विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट इन फॉर्म ऑफ कैश एंड दैट कैश विल इंक्रीज द कैपिटल. ऑलवेज रिमेंबर कि कैश इज़ एन एसेट, एसेट विल इंक्रीज, इट विल बी इन द डेबिट साइड, and at the same time the capital contribution or the equity contribution, capital या equity contribution of the partner will increase. जैसे ही वो कंट्रीब्यूशन बढ़ती है वो क्रेडिट साइड पे आ जाती है. ठीक हो गया. अब यही कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं. यहाँ पे इन्होंने डिस्कस क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन की थी दो पार्टनर्स की, जिसमें एक का नाम था जैन और दूसरे का नाम था परहेज़. जैन के स्पेलिंग ZAYN है और परहेज़ के PAREZ है. ठीक है. जैन ने क्या कहा था कि मैं बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता हूँ, और उसने क्या किया, एक बोर्ड कंपनी का नाम था. ठीक है. BORD, स्केटिंग बोर्ड्स की कोई कंपनी थी. जैन ने क्या किया, इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट इज़ 30,000 मेड अप ऑफ 7,000 ऑफ कैश 7,000. बोर्डिंग फैसिलिटीज़ 33,000. अब देखें उसने आपको टोटल कैपिटल कितना बता रहा है कि मेरी 7,000 मैं कैश की फॉर्म में दे देता हूँ, बोर्डिंग फैसिलिटीज़ में 33 दे रहा हूँ. ठीक है. 33 में और 7 को प्लस करें, आपकी कितनी बन गई, 40,000. 33 एंड 7 40,000 बन गई. 40,000 के बावजूद कैपिटल कितना कह रहा है वो, 30,000. क्यों? क्योंकि वो नोट्स पेबल आपके लिए लाइबिलिटीज़ भी ला रहा है 10,000 की, जबकि परहेज़ क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ 10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ. अब यही वाली बात जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाई है, यही वाली बात को आपने कंसीडर करना है कि 33,000 की बोर्डिंग फैसिलिटीज़, 7,000 का वो आपको क्या दे रहा है, कैश. टोटल उसकी कंट्रीब्यूशन एसेट्स की फॉर्म में कितने किया, 40,000 की. लेकिन उसके बावजूद हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट पर्सन इज़ गिविंग अस 40,000. हम उसे कह रहे हैं कि 10,000 आपकी लाइबिलिटीज़, जो आप कंपनी के लिए लाइबिलिटीज़ लेके आ रहे हैं, वो हम माइनस कर देते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द 30,000 विल बी कंसीडर्ड एज योर कैपिटल. बाकी 30,000 हम आपके कैपिटल को कंसीडर कर लेते हैं. ठीक हो गया. अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहेगा आपको कि अगर हम एसेट्स बढ़ाएं कंपनी के अंदर, कैश की फॉर्म में 7,000 के एसेट्स बढ़ गए, किसके बढ़ गए, जैन के. उसके अलावा बोर्डिंग फैसिलिटीज़, डेट फैसिलिटीज़ विल बिकम द पार्ट ऑफ द बिज़नेस. तो बिज़नेस का एसेट बनेगा. तो बोर्डिंग फैसिलिटीज़ एसेट्स हमारे हैं 33,000 के बढ़ गए. नोट्स पेबल जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ रही हैं, कितने अमाउंट से, 10,000 से. तो कैपिटल और ब्रैकेट में नाम लिख लें जैन का,
वो कितना बन गया 30,000 से उसका कैपिटल बढ़ा दिया। हम उसे नहीं कहेंगे कि सर आपने 40,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, आपने 30,000 की लाइबिलिटीज़ दी हैं, आपके टोटल एसेट्स में से 30,000 की लाइबिलिटीज़ निकालना है, तो आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30,000 का। ये तो जहन की बात हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं परेज़ की बात। परेज़ ने क्या कहा था? परेज़ ने कहा था कि सर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 10,000 कैश, ठीक है। परेज़ ने आपको सिर्फ 10,000 का कैश दिया। अब यहाँ पे देखें तो परेज़ का कंट्रीब्यूशन के लिए कैश डेबिट विद 10,000 और कैपिटल क्रेडिट, अंदर नाम लिख लेते हैं परेज़ का 10,000, बस ये आपकी अमाउंट कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसके बाद आपने देखें ये आपकी एक इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पार्टनर। हमेशा याद रखिएगा पार्टनर जितना एसेट्स लेंगे वो डेबिट होंगे, जितनी इक्विट लाइबिलिटीज़ देंगी, जितने पार्टनर जितनी लाइबिलिटीज़ आपको देंगे वो क्रेडिट होंगे, और कैपिटल और इक्विटी आपकी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं डिवाइडिंग इनकम एंड लॉस। अब इनकम एंड लॉस को जब डिवाइड करने की बारी आती है तो हमेशा याद रखना है आपने कि प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया होता है, और जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया हम पार्टनरशिप डीड के अंदर डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज़ इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। जो पार्टनरशिप बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है वो पार्टनरशिप डीड की बिहाफ पे या उसके बेसिस पे इस्टेब्लिश हुआ है। अब पार्टनरशिप डीड में हम डिसाइड करते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करना है, और उसके लिए 4 मेथड्स हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 3 होते हैं, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया, सॉरी प्री डिसाइडेड रेशोज़। रेशोज़ की फॉर्म में क्या है कि हम पहले ही दिन डिसाइड कर लेते हैं कि सर आपको 10% मिलेगा एक पार्टनर को, दूसरे को 90 मिलेगा, पहले को 20 मिलेगा, दूसरे को 80 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा या 70 मिलेगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्या कहता है कि बस अगर लाख 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाए, $10 एक पार्टनर को मिलेगा, 90 दूसरे को मिलेगा। इस तरह हम करना है। हमेशा याद रखिएगा एक बात, एक इसके अलावा आपको समझा दूं कि जो भी प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी पार्टी से कैश लिया, हमने उसे फैसिलिटीज़ दी हैं, ठीक है। एक कस्टमर आया, ही पेड अस अ कैश, हमने वो कैश लेके उसे फैसिलिटीज़ दी हैं, तो हमारा कैश तो बढ़ ही रहा है, एसेट्स तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखें, अगर कस्टमर आया और हमें कैश दिया $100 का, कैश इंक्रीज़ हो गया, और हमारा रेवेन्यू क्या हुआ, हमने उसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया, ठीक है। $100 से हमारा कैश भी बढ़ा, हमारा $100 से रेवेन्यू भी बढ़ा। अब ये रेवेन्यू तो आपका बढ़ गया, पार्टनरशिप को ये रेवेन्यू जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जब ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिज़नेस का रेवेन्यू कम हो गया। दोबारा मेरी बात समझें कि जब हमने रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द पार्टनर, तो बिज़नेस का रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया, 100 रुपीज़ कम हो गए। और यही 100 रुपीज़ आपके बिज़नेस के कम हुए, इसने 100 रुपीज़ ने कम होके क्या किया, पार्टनर्स के इंडिविजुअल कैपिटल को बढ़ा दिया। अगर लेट्स सपोज 10 रुपये हम दे रहे हैं जैन को और 90 रुपीज़ देते हैं परेश को, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो कैपिटल ऑफ जैन $10 से बढ़ जाएगा, कैपिटल ऑफ परेज $90 से बढ़ जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो कैपिटल होता है वो, सॉरी रेवेन्यू होता है, वो
जिस जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उनके इंडिविजुअल कैपिटल को बढ़ा देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यूज़ जो हैं वो किस चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, वो कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं। तो ऐसी क्या सूरत है कि जिसके अंदर कैपिटल डिक्रीज़ हो जाए? हमेशा याद रखिएगा, विड्रॉल्स जो होते हैं, विड्रॉल्स हमेशा आपके कैपिटल को डिक्रीज़ करते हैं। यानी जब आप पैसा निकालते हैं फॉर पर्सनल यूज़, विड्रॉल का मतलब क्या है? मनी टेकन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विड्रॉल। आप जब भी पैसा पर्सनल यूज़ के लिए लेंगे तो इसे विड्रॉल करेंगे। जब आप विड्रॉल करेंगे आपका कैपिटल बिजनेस से कम हो जाएगा। ये मैं बात आपको वैसे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है आपको। अब हम पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि एलोकेशन ऑन स्टेटेड रेशो। स्टेटेड रेशो मीन्स प्री डिसाइडेड रेशो अमंग द पार्टनर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने 60,000 का प्रॉफिट बताया और प्री डिसाइडेड रेशो क्या बताया कि जैन विल टेक 1/3 एंड परेज विल जैन विल टेक 2/3 एंड परेज विल टेक 1/3। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे देखें टू इलस्ट्रेट अज्यूम दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ जैन एंड परेज says Zain received 2/3 and Perez received 1/3 of the partnership income and loss. If the partner's net income is 60,000, यानी 60,000 की नेट इनकम है, जैन को हमने उसका 2/3 देना है, परेज को हमने उसका 1/3 देना है। तो इसका 2/3 निकाल लें तो कितनी बन गई अमाउंट? 40,000। और परेज को देंगे कितनी बन गई? 20,000। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये अब यहाँ पे देखें ना, इनकम समरी, जो कंपनी की इनकम है, ये इनकम किसकी है? ये कंपनी की है। इनकम कम हो रही है। 60,000 का जो प्रॉफिट था वो कंपनी की इनकम था, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डेट अमाउंट अमंग द पार्टनर्स, तो डेट इनकम इज़ गोइंग टू डिक्रीज़। वो इनकम डिक्रीज़ होने वाली है। जैसे ही वो इनकम डिक्रीज़ होगी तो वो क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे चली जाएगी, क्योंकि उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। नॉर्मली जब इनकम बढ़ रही हो तो वो डेबिट साइड पे जाती है, क्रेडिट साइड पे जाती है। दोबारा बोलता हूँ, नॉर्मली जब इनकम बढ़ रही होती है तो वो क्रेडिट साइड पे जाती है। एज वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट इनकम अमंग द पार्टनर्स, अब वो इनकम क्या होगी? कम होगी और वो डेबिट साइड पे जाएगी। और उनके कम होने से क्या चीज़ बढ़ेगी? पार्टनर्स का इंडिविजुअल कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल के बढ़ने पे वो क्रेडिट साइड पे जाता है। तो यहाँ पे देखें 40,000 से कैपिटल किसका बढ़ जाएगा? जैन का। एंड 20,000 से कैपिटल किसका बढ़ जाएगा? परेज का। ये जैन का कैपिटल बढ़ा देगा, ये परेज का कैपिटल बढ़ा देगा। तो कैपिटल के बढ़ने पे कहाँ पे आएगी? वो क्रेडिट साइड पे आएगा 40,000 से। यहाँ पे ब्रैकेट में नाम लिख लें जैन का। और कैपिटल बढ़ा परेज का 20,000 से। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? इनकम समरी, यानी जो आपकी कंपनी की इनकम है वो कम हो रही है, क्योंकि आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द पार्टनर्स। $60,000 से। बस ये आपकी पहली एक्टिविटी होगी, जिसमें एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटेड रेशो कि प्री डिसाइडेड रेशो थी और उसके ऊपर ये एक्टिविटी हो रही। ठीक है, एलोकेशन ऑन कैपिटल बैलेंसेस, आपने जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था उसकी बेसिस पे। अब यहाँ पे बात यह है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है वो आपने खुद कैलकुलेट करनी है। अगर आपको याद हो, अभी अभी जैन ने कितना का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया? 30,000 का। परेज ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया? 10,000 का। तो दोनों की कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई? 40,000 की। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 40,000 है तो जैन को 60,000 प्रॉफिट में से कितना मिलना है, और परेज को 60,000 प्रॉफिट में से कितना मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी जो एक्टिविटी करेंगे कि 60,000 मल्टीप्लाई इंडिविजुअल कैपिटल ऑफ जैन
30,000 divided by total capital 40,000 and 60,000 multiply 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखें जैन का कैपिटल 30 था, टोटल कैपिटल बिजनेस का 40 है, उसका 40,000 बिजनेस के टोटल कैपिटल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 3 है। टोटल कैपिटल बिजनेस का कितना है 40 है, उसमें से परेज का कैपिटल कितना है 10 है, तो 30 डिवाइड बाई 40, 60 को मल्टीप्लाई किया 30,000 से, डिवाइडेड बाई किया 40,000 से, 60 को मल्टीप्लाई किया 10,000 से, डिवाइड बाई 40,000 से। अब यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट करें, नियर अबाउट 45,000 विल बी गिवन टू जैन एंड 15,000 कैपिटल विल बी गिवन टू परेज। ठीक हो गया, एक कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लें, इसका तकरीबन यही आंसर आएगा कि 45,000 जैन को मिलेगा और 15,000 परेज को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम यही बात कंसीडर करें कि क्या कहते हैं ये 45,000 जैन और परेज, तो एंट्री क्या पास होगी, कंपनी की इनकम अगेन विल बी डिक्रीजिंग, इनकम समरी ऑफ द कंपनी विल बी डिक्रीजिंग विद द सेम अमाउंट डेट इज 60,000। 60,000 से हमारी इनकम क्या हो गई, कम हो गई, और इस इनकम ने क्या बढ़ाया, कैपिटल बढ़ा दिया, इंडिविजुअल कैपिटल बढ़ा दिया ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस जैन और परेज का। जैन का कैपिटल कितने से बढ़ रहा है 45,000 से, और परेज का कैपिटल कितने से बढ़ रहा है 15,000 से। डैट वॉज ईजियर एक्टिविटी फॉर यू बिकॉज यू हैड द प्रॉफिट, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये तमाम एक्टिविटी आपके लिए बहुत ही आसान होगी। बट इन द केस इफ़ द प्रॉफिट विल बी लेस देन रिक्वायर्ड, या प्रॉफिट छोड़ें, आप लॉस की सूरत हाल में कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है जिसे अभी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और थर्ड सिचुएशन डिस्कस करते हैं जिसमें वी आर वर्किंग एज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉय की बात इस लिहाज से है कि हम लोगों ने बिज़नेस को ओवरऑल डील करना है। थर्ड सिचुएशन क्या है कि वी आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, और एज एन एम्प्लॉय वी आर डिमांडिंग सर्टन अलाउंसेस। अब अलाउंसेस का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, हम कहते हैं कि बिज़नेस के अंदर 30,000 की, लेट्स सपोज जैन कहता है कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग 30,000 विद इन द बिजनेस, आई एम कंट्रीब्यूटिंग 30,000 विद इन द बिजनेस एंड परेज इज सेइंग दैट आई एम गिविंग 10,000 विद इन द बिजनेस। उन्होंने कहा इतनी मेहनत करके जो हम प्रॉफिट कमाएंगे, इससे बेहतर नहीं अगर हम यही पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हमें इन्वेस्टमेंट पे ही कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये भी यही कहेगा कि सर ठीक है, मैं भी अगर 10,000 बिजनेस कंपनी में इन्वेस्ट करने की जगह बैंक में इन्वेस्ट करूं तो मुझे उस पर भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो वाई वी आर कंट्रीब्यूटिंग डेट अमाउंट और इन्वेस्टिंग डेट अमाउंट इन द बिज़नेस, हमें तो इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग डेट अमाउंट, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर पर्सनल स्किल्स, टाइम, मनी, स्किल्स विद इन द बिज़नेस, हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे देगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है इतनी मेहनत करने की। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं सर, अगर हम कंपनी शुरू करते हैं, पार्टनरशिप शुरू करते हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस, तो हम वहाँ पे आपको आपके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे, ये आपका अलाउंस होगा, एज एन अलाउंस। आपका कैपिटल की इन्वेस्टमेंट जितने भी कैपिटल होगा उसका एक ख़ास परसेंटेज हम डिसाइड कर लेंगे, इस तरह ये आपको बिज़नेस इंटरेस्ट देगा। फिर एक पार्टनर कहता है कि सर मैं तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने जी मेरे पास कंप्यूटर स्किल भी है, वो भी मैं फ्री कंपनी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर मेरे पास पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं जिसकी वजह से मैंने कंपनी के अंदर अच्छे से अच्छा बायर और परचेज़र लेके आता हूँ। दूसरा कहता है कि सर मेरे पास क्या कहते हैं फाइनेंस के स्किल्स हैं, उसे इस्तेमाल करके मैं बिज़नेस के कैपिटल को सही तरह मैनेज कर रहा हूँ।
तो अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी बिज़नेस पार्टनरशिप लगा लो, इतने सारे स्किल्स तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगला पार्टनर तो कोई भी काम नहीं कर रहा, वो तो आता है सिर्फ शॉप पे बैठ जाता है, कंप्यूटर स्किल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, फाइनेंस स्किल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, हर तमाम के तमाम स्किल्स मेरे इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके बावजूद पैसे जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हम कहते हैं नहीं सर, आपके तमाम स्किल्स को ऊपर ना हम एक सैलरी डिसाइड कर लेते हैं। मतलब आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तो समझ आ गई ना, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन आप जो जो स्किल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक ख़ास सैलरी डिसाइड कर लेते हैं। और जब भी प्रॉफिट होगा ना 60,000 का जैसे प्रॉफिट होगा, उस 60,000 में से सबसे पहले हम आपको आपकी सैलरी दे देंगे कि मतलब आपने जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंट्रीब्यूशन किए हैं कंपनी के लिए, उसके लिए 10,000 आपकी सैलरी रहेगी। अब बाकी 50,000 है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर। बाकी 50 में से सर आप दोनों को इतने परसेंट इंटरेस्ट देंगे, वो पैसे माइनस करके फॉर एग्जांपल बाकी बचते हैं 30,000। रेस्ट ऑफ द 30,000 विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्री डिसाइडेड रेशोज़। या तो हम 30,000 को कैपिटल की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या प्री डिसाइडेड रेशोज़ की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब ये बातें क्या होती हैं, ये अट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं। एलोकेशन ऑन सर्विस कैपिटल एंड स्टेटेड रेशो। उन्हें कहता है एलोकेट करें आपकी सर्विसेज की बेसिस पे, आपके कैपिटल की बेसिस पे और स्टेटेड रेशो की बेस पे। ठीक है, द सर्विस कैपिटल एंड द स्टेटेड रेशो मेथड ऑफ एलोकेटिंग पार्टनरशिप इनकम और लॉस रिकग्नाइजेज दैट कंपनी एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर ऑफन आर नॉट इक्वल। ये वही वाली बात उन्होंने दोबारा कही है कि हमारे पार्टनर्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो इक्वल नहीं होती। उस सूरत हाल में अगर हम ये देखें कि जब उनकी इक्वली कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो हम उन्हें इक्वल अमाउंट क्यों पे करें। हम इसीलिए कहते हैं कि नहीं सर, हमें अपना थोड़ा बहुत, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे इतना आप इन्वेस्टमेंट दें वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे उन्होंने जो क्राइटेरिया आपको समझाने के लिए एग्जांपल के फॉर्म में दिया है, यहाँ पे देखें, टू इलस्ट्रेट assume that partnership agreement of Zain and Perez reflects differences in service capital contribution as follows: annual salary allowances of 36,000 to Zain and 24,000 to Perez। जैन को 36,000 की सैलरी चाहिए और परेज को 24,000 की सैलरी चाहिए। एनुअल इंटरेस्ट अलाउंसेज ऑफ 10% ऑफ पार्टनर्स बिगनिंग ईयर कैपिटल बैलेंस। अब वही वाली बात है कि जैन कहता है मैं 30,000 कंपनी को दे रहा हूँ, अगर इसी जगह मैं बिज़नेस वो बैंक में इन्वेस्टमेंट करता मुझे इंटरेस्ट मिल जाता। परेज भी यही कह रहा है कि सर मैं 10,000 बिज़नेस को दे रहा हूँ, इसी जगह अगर मैं बैंक में कंट्रीब्यूशन करता तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाता। उस चीज़ को बाइफरकेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ठीक है सर, आप परेशान ना हो, आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के अंदर उसका 10% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, जो एन एनुअल इंटरेस्ट अलाउंस ऑफ 10% ऑफ पार्टनर्स बिगनिंग ईयर कैपिटल बैलेंस, जितने आपके कैपिटल बैलेंस है उसका 10% आपको पे किया जाएगा। इक्वल शेयर ऑफ एनी रिमेनिंग अमाउंट इक्वल शेयर ऑफ एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इनकम और लॉस। बाकी जो भी बैलेंस बच जाएगा आपको कैपिटल देने के बाद, आपको सैलरी देने के बाद, आपको इंटरेस्ट देने के बाद, दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद जब कोई बाकी अमाउंट रह जाएगी उसे इक्वल कर लिया जाएगा, यानी 50-50 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर। अब ये एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया। अब बात ये है, अब यहाँ पे ये दो सूरतें हैं ना, इनको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि सर अगर 36,000 की सैलरी देनी है जैन को, 24,000 की सैलरी देनी है परेज को, 30,000 का 10% जैन का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 3,000 का इंटरेस्ट देना है। परेज का कितना मिलेगा, 30,000 परेज का 10,000 का 10% ले 1,000। सर ये तो बन गया 36 एंड 24, ये बन गया 60 एंड 64,000 हमें मिल गया जो हमने अलाउंसेस पे ऑफ करने हैं। लेकिन लेट्स फॉर सच, अगर ये अलाउंसेस पे करने हैं और हमारी जो इनकम हुई है $1,00,000 की, मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, 36,000 की सैलरी जैन को दे रहे हैं, 24,000 की सैलरी परेज को दे रहे हैं, 3,000 का इंटरेस्ट जैन को दे रहे हैं एंड 1,000 का इंटरेस्ट परेज को दे रहे हैं। अगर ये बन के टोटल अलाउंसेस कितने बनते हैं, 64। अगर हमारी इनकम होती है $1,00,000 की, 1,00,000 में से 64 निकाल लें तो बाकी कितनी बन गई, 26,000। 36,000, ये बाकी 36,000 है जिसे उन्होंने क्या किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी 50-50 कंट्रीब्यूट करने। 18,000 जैन को मिल जाएगी, 18,000 परेज को मिल जाएगी और बस ये ठीक है, ये बात हमें समझ आती है। लेकिन
आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये सूरत हाल अच्छी लग रही है क्योंकि आपके पास इनकम ज़्यादा है, लेकिन अगर आपकी इनकम ही सिर्फ 60,000 हुई हो तब अलाउंसेस कितने के देने हैं 64 के, इनकम कितने के देने हैं 60,000 की। तो यहाँ पे आप दोनों में फ़र्क देखें, 4,000 अभी से डेफिसिट आ गया। वो 4,000 जो डेफिसिट होता है वो हमेशा आपके इंडिविजुअल कैपिटल को इफ़ेक्ट करता है। किस तरह करता है वो एग्जांपल में आपको समझाएंगे, दोबारा समझ लें। 36,000 का अलाउंस दिया, सैलरी दी 24,000 की, 24,000 की आपको क्या दिया, सैलरी दी परेज को, 3,000 का इंटरेस्ट दिया जैन को, 1,000 का इंटरेस्ट दिया परेज को। 36 एंड 24 60 एंड 63 एंड 164,000 के अलाउंसेस और इंटरेस्ट अलाउंस दिया हुआ है। ठीक है, 1 लाख की सैलरी, 1 लाख की इनकम अगर आ जाए उसमें से 64 माइनस करने के बाद बाकी रह गया 36,000। 36,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18,000 जैन को आ गया और 18,000 परेज को आ गया। अब ये बन गया आपकी अमाउंट। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी जगह क्या करें, मतलब इस अमाउंट की जगह हम ये करें कि जी इनकम ही 60,000 हुई है और 64,000 के अलाउंसेस देना है, तो 4,000 आपका डेफिसिट आ रहा होता है। यानी आप इक्वल क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट ही आपके अलाउंसेस को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। तो हम 4,000 के डेफिसिट को कैपिटल के साथ कैसे मैनेज करेंगे, उसी की एक्टिविटी अभी हम करते हैं। अब पहला देखें इलस्ट्रेशन, व्हेन इनकम एक्सीड्स अलाउंसेज, यानी इनकम ज़्यादा हो अलाउंसेज से, यही वाली बात। इनकम आपकी 1 लाख है, अलाउंसेज आपके 64,000 है, उस सूरत में कैसे करेंगे, उसमें कहते हैं बोल्ड हैज़ फर्स्ट ईयर नेट इनकम ऑफ 70,000। अगर आपकी 70,000 का जैन एंड परेज अप्लाई 3 पॉइंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिस्क्राइब्ड इन द प्रायर पैराग्राफ, इनकम इज एलोकेटेड एज शोन इन 12.1, जैन गेट 42,000 एंड परेज गेट 28,000। अब टोटल अमाउंट कितनी मिलती है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक हो गया, आपकी नेट इनकम कितनी आ रही है 70,000 की, इसमें से पहले माइनस कर लेते हैं सैलरीज। जैन की सैलरी कितनी थी 36,000, परेज की सैलरी कितनी थी 24,000। टोटल सैलरी अगर आप निकालें तो कितनी बन जाती है 60,000। 60,000 सैलरी से माइनस कर लें तो बाकी आपके पास कितना रह गया 10,000। फिर आप माइनस करें इंटरेस्ट अलाउंस, इंटरेस्ट अलाउंस में जैन के लिए कितना इंटरेस्ट अलाउंस है 3,000 का, परेज के लिए कितना इंटरेस्ट है 1,000 का। 3 एंड 1 4,000 आप माइनस कर दें, क्या कहते हैं इंटरेस्ट अलाउंस की फॉर्म में 60,000 भी माइनस किया तो बाकी कितने पैसे रह गए 6,000। अब 6,000 मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं इक्वली। अब यहाँ पे जैन को कितने मिल गए 3,000, परेज को मिल गए 1,000। अब हम कहते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी मिली है जैन को, इनकम गिवन टू, जैन को कितनी मिली है 36 एंड 3 39 एंड 3 42,000, और 24 एंड 25 एंड 26 सॉरी 24 ये यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 3,000 आएगी। ठीक है, 6,000 जो बाकी अमाउंट बची है उस 6,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3,000 विल बी गिवन टू जैन एंड 3,000 विल बी गिवन टू परेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 36,000 एंड 3,000, 39 एंड 3 42,000 जैन के बन गए, 24 एंड 1 25 एंड 3 28,000 बन गए परेज के। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई है जैन और परेज के लिहाज से। ठीक हो गया, ये इनकी ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा था कि अगर हमारी इनकम एक्सीड करे अलाउंसेस से। अभी एक और पॉइंट जो है वो क्या है, अलाउंसेस एक्सीड्स इनकम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।